एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का डेफिनेशन क्लॉज चल रहा है आपके यहाँ, जिसमें कि हमने 10 डेफिनेशन आपको बता दी थी। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन से। फैमिली। फैमिली मीन्स ऑल or any of the following relative of an insured person: spouse, minor legitimate or adopted child dependent upon the insured person, a child who is wholly dependent on the earning of the insured person and who is receiving education till he or she attains the age of 21 years, or an unmarried daughter, or a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earning of the insured person so long as the infirmity continues. And dependent parent whose income from all sources does not exceed such income as may be prescribed by the central government. And in case the insured person is unmarried and his or her parents are not alive, a minor brother or sister wholly dependent upon the earning of the insured person. देखिए फैमिली की डेफिनेशन बता रहे हैं हम। फैमिली की डेफिनेशन में यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति शामिल है, तो साफ साफ कहा गया है पति या पत्नी, यानी कि अगर पति की डेथ हो गई तो पत्नी, पत्नी की डेथ हो गई तो पति, पति या पत्नी, और अवयस्क धर्मज और दत्तक संतान जो बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रित हों तथा उस पर आश्रित उसके माता पिता। इसके अतिरिक्त कौन कौन शामिल होंगे, बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी या पति। यहाँ पर देखिए पत्नी या पति के लिए विधि पूर्वक विवाह होना आवश्यक है। फिर अवयस्क दत्तक पुत्र, पुत्र जो बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रित हो। इसके अतिरिक्त बीमाकृत व्यक्ति पर आश्रित उसकी अविवाहिता पुत्री, और वे बच्चे जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जब तक कि उन्होंने 21 साल की आयु प्राप्त ना कर ली। इसके अलावा ऐसी संतानें जो शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त हों, तो जब तक वो अशक्त रहेंगी तब तक वो आश्रित की श्रेणी में ही आएंगी और उसकी फैमिली मानी जाएंगी। और इसके अलावा उसके माता पिता, माता पिता भी आश्रित की श्रेणी में तभी आएंगे, फैमिली में तभी शामिल किए जाएंगे जबकि वो उस पर आश्रित हो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये आपकी फैमिली की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके आती है फैक्ट्री। फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट में दी, फैक्ट्री की डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट में भी दी हुई है और यहाँ भी दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। फैक्ट्री मीन्स any premises including the percent thereof whereon 10 or more persons are employed or when employed on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on or is ordinarily so carried on but does not include a mine subject to the operation of the Mines Act 1952 or a railway running set। यहाँ पर कारखाने का अर्थ है 10 या 10 से अधिक व्यक्ति, 10 या 10 से अधिक व्यक्ति पिछले 12 माह में किसी दिन काम करते हो। देखिए पिछले 12 माह में यदि 1 या 2 दिन भी वहां पर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हो और शक्ति की सहायता विद द पावर, विद द हेल्प ऑफ पावर, बिजली की सहायता से वहां काम कर रहे हो और काम क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम, तो माना जाएगा कि वो फैक्ट्री है, कारखाना है। या 20 या 20 से अधिक व्यक्ति बिना पावर के, विदाउट द हेल्प ऑफ पावर, बिना बिजली की सहायता के पिछले 12 माह के किसी भी दिन काम करते हैं, तो ये माना जाता है कि वहां पर कारखाना चलाया जा रहा है। परंतु कारखाने की परिभाषा में खान और रेलवे रनिंग सेट शामिल नहीं मानी जाती। देखिए कारखाने में लिखा हुआ है फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द परसेंट्स देयर ऑफ, यानी कि कारखाने में भवन निर्माण या ऐसे स्थान भी शामिल हैं जिसमें कि खुली जगह पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाया जा रहा है, जैसे समुद्र के किनारे नमक बनाना, ये चीज भी कारखाने में ही शामिल होगी। नेक्स्ट इसी में एक चीज और आती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मीन्स होता है कि कोई भी वस्तु जो भी हम बना रहे हैं कारखाने में, उस वस्तु को कैसे उपयोग किया जाएगा, उसका कैसे बेचा जाएगा, उसको कैसे परिवहन, परिधान या नष्ट करना, उसकी मरम्मत करना, उसका आभूषण लगाना, उसका तेल लगाना, साफ करना, धोना, तोड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि कारखाने में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक, जैसे कि कोल्ड स्टोर में कोई वस्तु को हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करके उसको कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं, ये काम भी कारखाने में ही आएगा, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही माना जाएगा। ठीक, ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13, इमीडिएट एम्प्लॉयर। इमीडिएट एम्प्लॉयर का मीन्स है, देखिए परिभाषा में दिख रहा है आपको, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू हिम, means a person who has undertaken the execution on the premises of a factory or an establishment to which this act applies, or under the supervision of the principal employer or his agent, of the whole or any part of the work which is ordinarily part of the work of the factory or establishment of the principal employer, or is primarily to the work carried on in। यहाँ देखिए, निकटतम नियोजक इमीडिएट एम्प्लॉयर का मीन्स है कि उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में। कौन से व्यक्ति के संबंध में? जिसने किसी ऐसे कारखाने या कारखाने के परिसर में या प्रधान नियोजक या उसके एजेंट के सुपरविजन के अधीन कोई ऐसा काम या किसी काम का भाग करने का दायित्व लिया है, जो सामान्यतः प्रधान नियोजक के कारखाने का ही एक भाग है। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कुछ काम कहीं पर होता है, कुछ काम कहीं का सामान बन रहा है, कहीं से कच्चा सामान तैयार होकर आ रहा है, तो ये दोनों कारखाने एक ही के भाग हैं, और एक जगह प्रधान नियोजक खुद देखता है और एक जगह उसने किसी अन्य व्यक्ति को काम देखने के लिए बिठा रखा है। तो अन्य व्यक्ति उस जगह के लिए उन व्यक्तियों को जिसको कि उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है या जिनका सुपरविजन कर रहा है, उनके लिए इमीडिएट एम्प्लॉयर कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, बीमा योग्य नियोजन। बीमा योग्य नियोजन का मीन्स है कारखाने या स्थापन में नियोजन जिसमें कि यह अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट, इंश्योर्ड पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में इंश्योर्ड पर्सन बीमाकृत व्यक्ति। बीमाकृत व्यक्ति का मीन्स है ऐसा कर्मचारी जिसका संबंध इस अधिनियम के अधीन जो भी बेनिफिट दिए हुए हैं उससे संबंधित है और उसमें से किसी भी लाभ को प्राप्त करने का हकदार है, उस व्यक्ति को हम कहेंगे इंश्योर्ड पर्सन। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14A, मैनेजिंग एजेंट, प्रबंध अभिकर्ता। देखिए, मैनेजिंग एजेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन such other person's trade or business, but does not include an individual manager subordinate to an employer। यहाँ पर प्रबंध अभिकर्ता से मतलब है किसी अन्य व्यक्ति का व्यापार या कारोबार चलाने के लिए जो प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसमें कि नियोजक या अधीनस्थ व्यक्ति का प्रबंधक नहीं आता, उसको कहेंगे मैनेजिंग एजेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 14AA, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की परिभाषा अभी हमने आपको फैक्ट्री के साथ बताई है और इसकी डिटेल में डेफिनेशन दी हुई है फैक्ट्री एक्ट 1948 में। नेक्स्ट आता है मिसकैरेज। मिसकैरेज मीन्स expulsion of content of a pregnant uterus at any period prior to or during the 26th week of pregnancy। यहाँ पर miscarriage means जो प्रेगनेंसी है उसको खत्म होना, उसको यहाँ कहेंगे miscarriage। नेक्स्ट है ऑक्युपायर। ऑक्युपायर का हिंदी में कहते हैं कारखाने का अधिभोगी। अधिभोगी का मीन्स यहाँ पर वही होगा जो कि कारखाना एक्ट में दिया हुआ है।
ठीक है, कारखाना एक्ट में क्या बताया गया है, देखिए कहा गया है कि अधिभोगी ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हाथ में कारोबार के संबंध में अंतिम नियंत्रण होता है। यानी कि कारखाने के संबंध में जो भी व्यक्ति जो सबसे फाइनल डिसीजन होता है वो लेता है, उसी व्यक्ति को हम कहेंगे कारखाने का अधिभोगी। नेक्स्ट जो सबसे मेन डेफिनेशन है आपके यहाँ इस एक्ट की, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15A। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट means such disablement of a permanent nature as reduce the earning capacity of an employee in every employment which he was capable of undertaking at the time of accident resulting in the disablement, provided that every injury specified in part 2 of the second schedule shall be deemed to result in permanent partial disablement। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं स्थायी आंशिक निशक्तता, इसका तात्पर्य है स्थायी प्रकार की ऐसी निशक्तता जिससे कर्मचारी का हर ऐसे नियोजन में उपार्जन सामर्थ्य कम हो जाती है जिसे ग्रहण करने के लिए वह उस दुर्घटना के समय जिसके परिणाम स्वरूप वह निशक्तता हुई समर्थ था। और इसमें कौन सी क्षतियां आएंगी, तो यहाँ दिखाया गया है, देखिए सेकेंड शेड्यूल के भाग 2 द्वितीय अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हर क्षति के बारे में समझा जाएगा कि यह स्थायी आंशिक निशक्तता होती है। स्थायी प्रकार की निशक्तता का तात्पर्य उस प्रकृति की निरोगिता से है जो किसी कर्मकार की प्रत्येक नियोजन के लिए अर्जन शक्ति को कम कर देती है जिसे करने में वह दुर्घटना के समय योग्य था, लेकिन अब उस काम को करने में निरोगी हो गया है। जैसे उसके ऊपरी अंगों का कोई अंग भंग या सिर्फ निचले अंगों का अंग भंग, दाहिने उंगली की क्षति, अन्य क्षति, दाएं पैर के अंगूठे की, बाएं पैर के अंगूठे की, ऐसी छोटी छोटी क्षतियां हैं जो कि किसी व्यक्ति को जो काम वो कर रहा था उस काम को करने के लिए निरोगी कर देते हैं। इसी में नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15B में परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। इट मींस सच डिसेबलमेंट ऑफ ए परमानेंट नेचर एज इनकैपेबिलिटी an employee for all work which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement। स्थायी पूर्ण निशक्तता, इसको कहेंगे स्थायी पूर्ण निशक्तता। इसका तात्पर्य है स्थायी प्रकार की ऐसी निशक्तता जो किसी कर्मचारी को ऐसे सब काम के लिए असमर्थ कर देती है जिससे वह दुर्घटना के समय जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी निशक्तता हुई करने में असमर्थ था। इसमें कौन सी आएंगी, इसमें आएंगी द्वितीय अनुसूची के भाग 1। इसमें दी हुई क्षतियां माना जाएगा कि ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के तरीके की हैं। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मीन्स स्थायी प्रकृति की निरोगता जो कर्मकार को ऐसे सारे काम को करने में असमर्थ बना देती है जिसको करने के लिए वह दुर्घटना के समय समर्थ था, लेकिन दुर्घटना के बाद वो स्थायी तौर पर निशक्त हो गया, अब वह उस काम को नहीं कर पा रहा है और आगे करने के लिए 100% असक्षम हो गया। ऐसी क्षतियों को हम कहेंगे टोटल डिसेबलमेंट। ये डिसेबलमेंट किस प्रकार की है, कौन से नेचर की है, ये पता चलेगा कि वो व्यक्ति जिसकी दुर्घटना हुई है वो कौन सा काम करता था, उसका काम कैसे नेचर का था, क्या एक्सीडेंट के बाद वो उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन सब चीजों से डिसाइड होगा कि क्षति कैसी थी, उसका क्या नेचर था। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके आगे की डेफिनेशन बताएंगे हम आपको।